English educator. Just we are going to discuss the poem Tree by Adrian Rich. ये जो पोइम है जिसका नाम है द ट्री, और ये कंपोज किया गया है एड्रिन रिच के द्वारा। पहला कि ये किस तरह का पोइम है ये हम इसमें देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि इसको कंपोज जो किया है यानी एड्रिन रिच वो किस तरह की पोइट्स है, वो कहाँ से है और क्या है। तो देखिए एड्रिन रिच एक इंडिविजुअलिस्टिक व्यू की पोइट थी और शी वॉज फ्रॉम अमेरिका। शी वॉज फ्रॉम द Baltimore of America and USA, and she had composed numbers of the poem in which she has discussed the natural phenomenon. In this poem, she seems to discuss the natural phenomenon, but in hypothetical way. So, what is the meaning of a hypothetical way, or what is the meaning of the supernatural way? यहाँ पे एड्रिन रिच एक ट्री के विषय में डिस्कस करती है और इस ट्री का ग्रोथ के विषय में डिस्कस करती है, ट्री के क्वालिटी के विषय में डिस्कस करती है, और इसको वो एक हाइपोथेटिकल वे में लिखा है, बनाया है। इसमें आप देखेंगे कि नेचुरल गुडनेस पे डिस्कशन है, जो एड्रिन रिच एक्चुअली नेचुरल गुडनेस पे, वीमेन प्रॉब्लम पे, इस सब पे डिस्कस किया करती थी। तो यहाँ पे एड्रिन रिच ने एक और पोएम लिखा है ऑन जेनिफर स्टाइगर। उसमें भी नेचुरल ब्यूटी को थोड़ा इन्वॉल्व किया है। तो मोस्टली पोएम में वो अपनी नेचुरल ब्यूटी को इन्वॉल्व करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो लिखती है ट्री के विषय में, तो ट्री के क्वालिटी को दिखाया है, ट्री के गुडनेस को दिखाया है, फॉरेस्ट में ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है वो दिखाया है, कैसे ट्री स्प्रेड करके चीज़ों को इलस्ट्रेट करते हैं ये दिखाया है। लेकिन यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो दिखता है कि एक सुपरनैचुरल वेज में एक ट्री का ग्रोथ को दिखाया गया है। ये दिखाने का मतलब होता है कि कैसे एक ट्री एक फॉरेस्ट को फ्रेम्ड कर देता है। यहाँ पर एक इमेजिनरी ड्रीम की तरह डिस्कशन है। एड्रिन रिच देखती है कि ये जो वर्ल्ड है इट इज फुल ऑफ द कॉन्क्रीट सेल, और आप कह सकते हैं द कॉन्क्रीट जंगल। ये जो जंगल है कॉन्क्रीट का बना हुआ, बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे मकान, हाउसेस, इससे वो छूट के एक ऐसे स्पॉट पे जाना चाह रही है जहाँ पे फॉरेस्ट हो, यहाँ पे ग्रीनरीज हो, इन सब चीज़ों को देखना चाह रही है, बोलना चाह रही है। तो आप यहाँ पे देखिए ये है कि किस तरह से उसने इस चीज़ को बोला। एक इमेजिनरी रूम है जिसके अंदर में छोटा सा प्लांटेशन उसको दिख रहा है। वो प्लांटेशन में एक सुपरनैचुरल ग्रोथ होता है और वो अपने आप देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है। आप सोचिए कि कोई जादू का करिश्मा हो, आप सोचिए कि कोई जादुई पेड़ हो जो एक फर्श से फटे और पूरा क्रैक करता हुआ, करता हुआ पूरा विंडो के पेन को तोड़ता हुआ बाहर की ओर निकल जाए और चांद की चांदनी को वो टच करने की कोशिश करे। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो पूरा रूम आपका पैक है, तो आपको बाहर की चांदनी दिख नहीं रही है, बट जब सारा चीज वो तोड़ देगा तो बाहर का गुडनेस, बाहर का ग्लिम्स, चांदनी सब आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एड्रिन रिच वो बोलना चाह रही है। आइए थोड़ा पोएम को देखें। पहला लिखता है, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट अ ट्री? क्या कोई फॉरेस्ट एक ट्री के बगैर हो सकता है क्या? यहाँ पे कह रहा है कैन बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्री, क्या ट्री के बगैर कोई फॉरेस्ट हो सकता है क्या? वेयर आर द ट्री इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? ट्री यहाँ पे कहाँ पे है इस पोएम में और वो कहाँ जाता है, ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए कि ट्री कहाँ पे है। कहता है कि द ट्रीज इनसाइड मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ये ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ये बाहर में फॉरेस्ट है, जंगल है, देख लीजिए।
और यहाँ पे एडन रिच का एक छोटा सा रामदा है, घर है। एडन रिच ऐसा मान रही है कि ये जो घर है इसके अंदर में एक छोटा सा प्लांटेशन हुआ होगा और इसमें से सुपरनेचुरल तरीके से वृक्ष बढ़ा और बाहर की ओर चला गया, फॉरेस्ट की ओर मूव कर गया, ऐसा बोल रहा है, इस तरह से बोला जा रहा है। आप देखिए, द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। एक छोटा सा गाछ जो अंदर से मुड़ के बाहर फॉरेस्ट की ओर चला जाता है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डे। वो फॉरेस्ट जो नाम का फॉरेस्ट रह गया है, जो फॉरेस्ट एम्प्टी हो गया है आजकल। हम आपको बोले कि पोएट इस पोएम में अपना कंसर्न शो करने की कोशिश कर रही है। सर ये कंसर्न क्या होता है? कंसर्न का मतलब होता है चिंता, परेशानी, चिंता, गहरा सोच को कंसर्न करते हैं। तो एडन रिच ये कंसर्न दिखा रही है, चिंता दिखा रही है कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो आजकल खाली होता जा रहा है। वन के काटने से, जंगलों के काटने से हमारा फॉरेस्ट एरिया खाली हो रहा है। इसीलिए वो कह रहा है कि क्या बिना ट्री का कोई फॉरेस्ट होगा? फॉरेस्ट के कॉम्बिनेशन को ही तो ट्री के कॉम्बिनेशन को ही तो फॉरेस्ट कहेंगे। तो बोल रहा है ठीक है, ये एक एम्प्टी फॉरेस्ट है, एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे ट्रीज नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि एक ऐसे जगह पे चला जा रहा है हमारा ट्री घर से निकल के, जो फॉरेस्ट है और वो एम्प्टी फॉरेस्ट है। Where no birds could sit, no insect hide, no sun buries in the feet of shadow, the forest that was empty all these nights, we will be full of the tree by morning. एक ऐसा फॉरेस्ट को शो कर रही है यहाँ पे, एक ऐसा फॉरेस्ट को एडन रिच ड्रीम कर रही है, शो कर रही है, देख रही है, दिखा रही है, जिसमें ट्रीज नहीं है। कभी फॉरेस्ट रहा था जिसके ट्रीज खत्म हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि देखो एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें ट्रीज नहीं है। तो ट्रीज नहीं है तो बहुत से एक्टिविटीज नहीं हो पा रहा है, कोई बर्ड किसी ब्रांच पे आके नहीं बैठ पा रहा है। ट्री नहीं है तो बर्ड कहाँ से बैठेगा? कोई इंसेक्ट इसमें अपने आप को हाइड नहीं कर रहा है, कोई कीड़े अपने आप को छुपा नहीं रहा है पत्तियों के पीछे में। द सन बरी इट्स फीट इनटू द शैडो, कोई छांव में, कोई सूर्य का छांव आकर के उस पे अपने पैर नहीं डाल रहा है। फॉरेस्ट होगा तब ना कोई शैडो क्रिएट होगा कि सन का रेज को रोकेगा और शैडो अपना फिट करेगा स्टैंड लैंड पे। तो कोई ट्री, कोई छांव के लिए तो ट्री है नहीं, तो शैडो कहाँ से होगा? तो फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे, दिस नाइट, इस रात, आज की रात, आज ये बागीचा, ये ऑर्चार्ड, ये गार्डन, ये फॉरेस्ट पूरा खाली पड़ा है, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। विल बी फुल ऑफ ट्री बाय मॉर्निंग, क्या हम लोग सुबह होते होते इस पूरे फॉरेस्ट को ट्रीज से भर देंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि रातों रात इसमें हम बेहतरीन प्लांटेशन कर दें? क्या सुबह होते एक हरा भरा जंगल क्रिएट हो जाएगा? ऐसा सोच रही है वो। इसलिए वो एक ड्रीम देखती है, इसीलिए वो एक सपना देखती है कि कुछ पेड़ हमने घर के अंदर से देखा, लगाया, और वो टूटता हुआ, खिलता हुआ, दीवालों को तोड़ता हुआ, उसके जो थिकेट है, उसके जो बॉ है, वो बाहर तक, फॉरेस्ट तक चला जाता है, एज इफ कि वो पूरे फॉरेस्ट को के एम्प्टी एरिया को कवर्ड करने का सोच रहा हो। ये कह रहा है कि फुल ऑफ द मॉर्निंग, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, जिसको आप हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन कर सकते हैं। The poet Edmund Rich here wanted to calculate that there is such a tree in the modern era, where there is no such a forest in the modern era. There is no tree. So without tree, the forest cannot be imagined, and the goodness of that great forest, the birds creeping, the hide inside of insects and all, is not possible there. That's why he feels imaginary. He creates the imagination that we should add something. To have the better plantation by the morning, to have the forest full of trees. All night the rude work and disengage themselves from the crack. क्या ऐसा होगा कि सारी रात वो प्लांट अपने काम में लगी रहेगी? एक प्लांट को, छोटा सा प्लांट को लगाया गया, छोटा सा प्लांट लगाया, सारी रात इसके डालियां अपने आप को डेवलप करने में लगी हुई है कि सुबह होते होते हम एक ट्री में डेवलप कर जाएंगे, एक जंगल बन जाएंगे, इस तरह हो जाएगा।
ऐसा सोच रहा है ट्री। तो कह रहा है ऑल नाइट द रूट वर्क, ये रूट जो है ये पूरा रात काम करेगा, पूरा नाइट्रोजन को खींचेगा मिट्टी से। एंड टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक द ब्रामदा फ्लोर, ये ब्रामदा का जो फ्लोर है, ये ब्रामदा के ऊपर जो फ्लोर होगा, इस फ्लोर को वो क्रैक करने का सोच रहा है कि क्रैक करके किस तरह से ब्रामदा के फ्लोर से हम, ये घर है ना, ये ब्रामदा है ना घर का, इस ब्रामदा पे ये प्लांटेशन है, रात भर वर्क करेगा कि हम सुबह होते तो एक बहुत बड़ा ट्री में डेवलप कर जाएं। तो disengage themselves from the cracks in the bramda's floor, the leaves strain toward the glasses। यहाँ देखिए leaves लिखा है, जो पत्तियां है इसके अंदर में, जो पत्तियां लगाई गई है, तो ये क्या कर रहा है, ग्लासेस की ओर स्ट्रेन कर रही है। ये वर्ड आप स्ट्रेन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है खींचना, खींचा चलाना। ये मान लीजिए विंडो का पेन है, ये मान लीजिए एक विंडो का पेन है और इस विंडो के पेन की ओर ये पत्तियां बढ़ रही है और पत्तियां इस तरह से बहुत तेजी से विंडो की ओर बढ़ रही है कि कल चल के अगर विंडो में अटैच हो जाएगा तो विंडो को क्रैक करके तोड़ के ये बाहर चला जाएगा। इस तरह से क्रैक करने के लिए आगे एडवांस करेंगे। ये एडवांसमेंट को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रेन लिखा हुआ है, स्ट्रेन मतलब होता है खिंचाव होना, खींचना, ऐसा लिखा हुआ है। तो कहता है कि द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास की ओर लीव स्ट्रेन करता है। द स्मॉल ट्विंग्स शिफ्ट्स एंड द एक्सर्शन, यहाँ पे देखिए ये एक्सर्शन लिखा है, एक्सर्शन क्या होता है बताते हैं। कहते हैं स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टिफ लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्सर्शन लिखा हुआ है। स्मॉल ट्विंग्स जो छोटे छोटे तिनके हैं वो स्टिफ हो जाता है एक्सर्शन के कारण। स्टिफ मतलब होता है कड़ा हो जाना, स्टिफ हो जाना एकदम पूरा। छोटे छोटे तिनके क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। क्यों स्टिफ होते हैं, तो फॉर द एक्सर्शन होने के कारण, इसके ऊपर प्रेशर होने के कारण ये छोटे छोटे जो तिनके हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। लॉन्ग क्रैम्प बो, ठीक है, सफिंग्स अंडर द रूफ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सफिंग, ये मतलब होता है सफिंग का स्प्रेड करना, फैलना, आगे की ओर जाना या मुड़ जाना, घूम जाना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, बो, BOUGH, बो, एस लगा दिए, बॉज हो गया। ये देखिए ये ट्री है या कुछ भी है, इसके ये ब्रांच हैं। तो ये जो ब्रांच होता है इसको दो चीज कहते हैं, या तो इसको हम लोग थिकेट कहते हैं, THICKET, थिकेट कहते हैं, या इसी को BOUGH, बो कहते हैं। इसको बो कहा जाता है, बो मतलब धनुष होता है, बो कहते हैं इसको। तो लॉन्ग क्रैम्प्ड बो सफिंग्स अंडर द रूफ, ये रूफ है और लंबे लंबे जो लताओं का बो है, जो डालियां जो है वो इस तरह से हो गई है ऐसा। तो ये देखिए लिखा है कि द ट्री है ये, और ट्री का रात भर में ओवरनाइट वर्क के कारण से द लॉन्ग बो ऑलरेडी सफिंग ऑन द रूफ, ये रूफ है और यहाँ पे जो बो है, जो क्रैम्प्ड लॉन्ग क्रैम्प्ड बो, ये लॉन्ग और क्रैम्प्ड है पूरा, देखिए क्रैम्प्ड है बो सफिंग अंडर द रूफ, और रूफ के अंदर में सफिंग कर रहा है ताकि यहाँ से बाहर निकलेगा। ये इमेजिनरी फॉर्मेशन है, आपको मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि रात भर में कोई ट्री बहुत डेवलप कर जाए, उसका एरिया बड़ा हो जाए, उसके थिकेट्स, उसके बो, उसके लीव्स डेवलप कर जाए, उसके ट्विंग्स स्टेन कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एडन रिच कह रहे कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि हमको ओवरनाइट वर्क से बाहर का फॉरेस्ट को ट्रीज से भर देना है। तो आकाश ऐसा हो जाए, ओ दैट इट वुड हैव बीन पॉसिबल, आकाश के ऐसा हो जाता कि हम लोग इस काम को कर पाते। तो इसीलिए कह रहा है कि ऐसा होगा। तो लॉन्ग क्रैम्प बो सिटिंग अंडर द रूफ एंड लाइक द न्यूली डिस्कैम्ड प्लेन। अब देखिए क्या है, न्यूली क्या बोला है, कह रहा है लाइक द, अब देखिए यहाँ पे लाइक भी है, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें सिमली है, हम आपको बताएंगे सिमली क्या है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स and half dazed moving to the clinic door। आप देखिए ना ये क्या कह रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। यहाँ पे देखिए पेशेंट लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है ना।
न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का मतलब होता है जो हॉस्पिटल से तुरंत छूटा हुआ कोई पेशेंट होता हो, जो अभी बोले ठीक है तुम घर जा सकते हो, तो किस तरह से वो पेशेंट डगमगाता हुआ तेजी से घर की ओर भागता है। पेशेंट्स हॉस्पिटल में रहते रहते क्या हो जाता है, फेडअप हो जाता है। फेडअप मतलब क्या हो जाता है, ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, फेडअप हो जाता है, तो वो अपने घर की ओर भागता है बहुत तेजी से। जिस तरह से वो घर की ओर लड़खड़ाता हुआ भागता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि स्टम्बलिंग मतलब तो लड़खड़ाता हुआ। उसी तरह से ये जो थिकेट है, ये जो बॉ है, ये जो डालियां है, सेम उसी तरह से लड़खड़ाता हुआ, ट्रॉन्किल्स करता हुआ अपने बाहर की ओर स्प्रेड कर रहा है, जंगल की ओर चले जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे पेशेंट को थिकेट से यानी बो से कंपेयर किया गया है, यानी बो को पेशेंट से कंपेयर किया गया है। लाइट भी नहीं लगा के, पहले तो लाइट लगाया और फिर इसको कंपेयर किया, नहीं लाइट के साथ में इसने न्यूली पेशेंट को किया, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग सिमिली कहेंगे। अगर यही लाइक ना होता और पेशेंट से डायरेक्ट कंपेयर करता किसी बो को, तो वो मेटाफर हो जाता। तो यहाँ पर तो मेटाफर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाइक से कंपेयर किया है। हम आपको बता दें कि जब पोएम ने दो नाउन को लाइक से कंपेयर करे, बोले इट इज लाइक अ माउंटेन, तो वो सिमिली होता है। तो यहाँ पर थिकेट यानी बो को, यहाँ देखिए यहाँ पर बो लिखा है, बो को उसने एक पेशेंट से कंपेयर किया और यहाँ पे लाइक यूज भी किया है, तो ये हो गया सिमिलैरिटी के लिए, तो सिमिली हो गया। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे सिमिली दिख रहा है। यहाँ पे तो कह रहा है कि ये जो बो है वो शिफ्ट कर रहा है अंडर द रूफ, किस तरह से, तो न्यूली लाइक डिस्चार्ज पेशेंट की तरह। जिस तरह से न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट लड़खड़ाता हुआ, स्टम्बलिंग करता हुआ आगे को जाता है, बहुत तेजी से जाता है, निकल जाता है, उसी तरह से ये जो है थिकेट जो है, जो बो है, ऊपर की ओर चलता हुआ विंडो पेन की ओर जा रहा है, ताकि क्रैक करता हुआ वो फॉरेस्ट की ओर चला जाए। अब ये क्वेश्चन होता है कि सर ये जो ट्री है ये फॉरेस्ट की ओर क्यों जाना चाह रहा है, घर पे क्यों नहीं रुक रहा है? तो हमारा हैबिटेट क्या है, घर है, लेकिन ट्री का हैबिटेट क्या है, वो फॉरेस्ट है। तो जहां पे वो रहने वाला है नहीं, वहां पे वो नहीं रहेगा, वो ट्री फॉरेस्ट में जाएगा, फॉरेस्ट की ओर जाएगा। तो ट्री ऐसा डिजायर कर रहा है कि आई शुड बी इन द फॉरेस्ट एरिया, मुझे फॉरेस्ट एरिया में होना चाहिए, इसीलिए वो ट्विंट करता हुआ, स्ट्रैंड करता हुआ, स्ट्रेंड करता हुआ फॉरेस्ट एरिया की ओर बढ़ रहा है। half dazed moving the clinic door, या देख रहे हैं हाफ डेज्ड कर रहा है। डेज मतलब होता है घूमना, झुट्टी मारना, सुते चलना, सो के चलना, ओके, इसको हम लोग डेज्ड कहेंगे। तो आप देखें हाफ डेज्ड, जिस तरह से न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, इस तरह से न्यू डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड करता हुआ मूविंग कर जाता है, क्लिनिक डोर के बाहर चला जाता है। उसी तरह से ये जो शिफ्टिंग न्यू बॉ क्रिएटेड बॉ है, ये टुवर्ड्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द विंडो और आउटसाइड एरिया। आई सिट इनसाइड, doors open their veranda and writing the long letter। यहाँ पे एड्रिन रिच द अमेरिकन पोएटेस कह रही है कि मैं बरामदे पे बैठी हुई हूँ मान लो, और एक लेटर को लिख रही हूँ मान लो, कुछ लिख रही हूँ ऐसा मान लो, और बैठे बैठे आई एम वॉचिंग द एक्टिविटी ऑफ अ ट्री मान लो। कर आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ, कहाँ पे, बरामदे पे। डोर ओपन द बरामदा, जो बरामदे पे डोर दरवाजा खुला है, मैं वहां बैठी हुई हूँ। राइटिंग द लॉन्ग लेटर, मैं बहुत लंबा लेटर लिख रही हूँ। इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, वहां पे मैं जिक्र कर रही हूँ अपने फ्रेंड से कि कैसे फॉरेस्ट जो है वो डिपार्चर हो रहा है हमारे घर से, किस तरह से ट्री हमारे घर से लगा हुआ ट्री हमारे घर से अब उस फॉरेस्ट की ओर मूव कर रहा है। क्योंकि एड्रिन रिच का जो बरामदा है, उसका जो गार्डन है, उसका जो ऑर्चार्ड है, उसमें कुछ ट्री प्लांटेड हैं, और एड्रिन रिच ऐसा सोच रही है कि हमारा जो आगे फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में ट्री क्यों ना चला जाए, वो फॉरेस्ट को ट्री से क्यों ना भर दिया जाए। और ऐसा सोचते हुए वो सोच रही है कि हमारा जो बरामदा का ट्री है वो वहाँ स्प्रेड करता हुआ चला गया। हालांकि गया नहीं, इसलिए हमने क्या बोला कि ये क्या है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस बोल रहे हैं एक ऐसा आइडिया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, उसको हम लोग क्या हाइपोथेसिस या हाइपरबोल बोलेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल है। बोलेंगे सर हाइपरबोल क्या होता है और हाइपरबोल क्यों यूज किया गया है। आप ये दो क्वेश्चन आपके मन में आएंगे सर, ये व्हाट इज HYPERBOL, ये ना ये काहे आता है हाइपरबोल, क्यों हो गया हाइपरबोल। तो हाइपरबोल यानी हाइपरब्ले कुछ आदमी कहते हैं इसको, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है कि वो आइडिया जो पॉसिबल नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में, उसको अगर पोएट एक लाइन में इन्वॉल्व करे तो उसको हाइपरबोल कहते हैं। If the poet involves the idea which is not possible in the physical world, it's called hyperbole. You can see here, he states that all night the forest worked to disengage themselves from the crack. In the bramda flower, the leaves strain toward the glass, the small twigs tips, and with exhaustion, the long cramped bough shifting under the roof. These all happens in one single night. Is it not? It's not possible. That's why the idea involved is hyperbole. Hyperbole because all night work, root work. This idea itself is hyperbole because the root works gradually. Overnight, it's not possible for the root to work and to have the proper development. That's why it is a hyperbole. तो यहाँ देखिए hyperbole का यूज किया गया है, ये पॉसिबल नहीं है। Sit inside that doors open themselves and Brahma writing the long letter in which the scarcely mention of departure of my forest from the house. आप देखिए यहाँ पे forest from लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे एलिट्रेट किया गया है। हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि एलिट्रेशन वो होते हैं जब दो कॉन्सोनेंट्स टॉस करे, एक दूसरे को फॉलो करे, सेम कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, फॉरेस्ट फ्रॉम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको फिगर ऑफ स्पीच क्या मिलेगा, एलिट्रेशन। एनीवेज हम लोग इसको बाद में बात कर लेंगे। तो हाउस, अब कह रहा आई सीट इनसाइड द डोर ऑफ द ओपन बरामदा एंड राइटिंग द लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is the fresh, the whole moon is shines in the sky still. फिर देखिए आपको एक एलिट्रेशन मिला है, the sky still open. The small of the leaves and the lichens, the riches like the voice of the room. फिर आपको क्या मिला, सिमिली मिला, like. देखिए कह रहा है कि I see the बरामदा, ये तो बता दिया था, in which I scarcely mentioned the departure. मैं आराम से धीरे धीरे चुपके से ये मेंशन कर रही हूँ, डरते डरते हुए, कि किस तरह से फॉरेस्ट जो है हमारे घर से निकल के डिपार्च कर रहा है। कहाँ, ट्री हमारे घर से निकल के डिपार्च कर रहा है फॉरेस्ट की ओर। The night is fresh, the whole moon is shines. रात ताजी है, फ्रेश है, बस अभी अभी रात हुई है इसलिए इसको फ्रेश कहा जा रहा है। बोले सर फ्रेश नाइट कैसे हो गया, आप बोलेंगे बस रात साफ है, आकाश में बादल नहीं है और अभी अभी रात हुई है तो ये फ्रेश नाइट है। उसके बाद फुल मून इन द स्काई, आकाश में पूरी चांद है और चांद की चांदनी मून साइन जो है वो छिटक रहा है। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्प्रेडिंग द मून साइन, ठीक है, ऑल द बरामदा एट नाइट। तो ये कह रहा है द नाइट इज फ्रेश, द होल मून इज शाइन्स, द स्काई स्टिल ओपन, आकाश अभी भी खाली है। सर ये ओपन क्यों बोला, सर ये ओपन इसलिए बोला क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो अभी तो स्प्रेड नहीं किया है, अभी जो ट्री हैं उसके ब्रांचेस बड़े नहीं हुए हैं। और अभी एटेंडिच ने बोला है कि हमारा जो फॉरेस्ट है उसमें देयर इज नो ट्विंग्स, उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें तिनके भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली देयर इज नो सेट ओवर द हेड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कोई सेट नहीं है ऊपर में, तो जो मून साइन है पूरा क्लियर दिख रहा है, उसकी जो चांदनी है वो छिटक रहे हैं, धरती तक आ रहे हैं। इफ देयर वुड बी अ डेंस फॉरेस्ट, it would be difficult for the moon sign to spread and scatter on the ground because it was a full covered ceiling of the leech and the boughs thicket. अगर उसके ऊपर ब्रांचेस होते तो ऊपर में फैले हुए होते और उसके ऊपर चांदनी को नीचे आने में डिफिकल्टीज होती, उसके छांव आते, शैडोज आते, पर चांदनी नहीं आती। बट यहाँ कह रहा है कि the sky is still open, आकाश अभी भी खाली है,
ऐसा नहीं कि बादल नहीं है, बल्कि कोई ब्रांच उसको रोकने वाला नहीं है, उसके ऊपर से जो लाइट है मूनशाइन वो आ रहा है। द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड द लाइकन, सर स्मेल मतलब खुशबू होता है, लाइकन कहते हैं शैवाल और कजली, जो आप देखते होंगे पानी पे या पानी पड़ने वाले जगहों पे एक ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा वेलवेटी लेयर आ जाता है, उसको हम लोग लाइकन कहते हैं। उसके कैसे स्मेल होते हैं आप कभी देखे होंगे, बहुत उसके ग्रीन लीव्स की तरह हल्का हल्का मीठा बट स्मेल होता है, अच्छा स्मेल है। तो लीफ और लाइकन के स्मेल अभी भी आ रहे हैं, लाइकन्स के और लीव्स के स्मेल आ रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट में अभी उसका प्रेजेंटेशन है। एंड स्टिल रीचेस लाइक द वॉइस इनटू द रूम, और ये क्या कर रहा है कि ये हमारे घर में आ रहा है, रीच कर रहा है, पहुंच रहा है हमारे घर तक, हमारे बरामदा तक आ रहा है लाइकन की खुशबू, लीव्स की खुशबू। जिस तरह से कोई आवाज आ रहा हो रूम के अंदर से, रूम के अंदर आवाज आ रहा हो, पुकार रहा हो, बुला रहा हो, इस तरह से आ रहा है। You might have the smell of the leaves and lichen from the forest area, and it is just coming to the house of Adrian Rich, like a voice is coming from the forest, as it is calling Adrian Rich and the tree of the house to be settled in the forest area. That's why ये कह रहा है कि the smell of the leaves and lichen still reaches like the voice of the room। यहाँ पे देखिए ये सिमली है, बोले कि जो खुशबू है लाइकन की, जो शैवाल कवक की खुशबू है वो बाहर से आ रही है, और लीव्स की वो हमारे घर तक इस तरह से पहुंच रही है जैसे कोई आवाज आ रहा हो रूम तक। ये भी इमेजिनरी लाइंस है, और ये पूरा पैराग्राफ, माई हेड इज फुल ऑफ द विस्पर्स which the tomorrow will still silence and listen to the glasses of breakings, the tree are submitting towards night। ये फाइनल आखिरी लाइन है, और इसमें एडन रिच कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज नहीं है बल्कि कुछ इमेजिन कर रही है, कुछ थॉट ला रही है दिमाग में। कहती है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन आ रहे हैं। ऐसे विस्पर्स का मतलब फुसफुसाहट होता है, हल्की आवाज में बोलना, बट यहाँ पे क्या है कि सी वॉन्ट्स टू स्पीक हियर समथिंग, वो कुछ सुनना चाह रही, समथिंग साउंड इज ऑलरेडी हॉन्टिंग इन हर माइंड, कुछ तो साउंड है, कुछ तो आवाज है, कुछ कंफ्यूजन परप्लेक्शंस है उसको माइंड में शिट कर रहा है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत था, कल मेरा जो हेड जो था, कल मेरा जो हेड था वो साइलेंट था, उसमें कोई तरह का विस्परिंग नहीं था, कोई तरह का परप्लेक्शन नहीं था, लेकिन आज मेरे माइंड में एक विस्परिंग है। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग द ट्री एंड स्टम्बलिंग टुवर्ड्स, हमने स्टम्बलिंग वर्ड अभी यूज किया था ना, कि जो पेशेंट होते हैं वो स्टम्बल करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ चला जाता है डोर की ओर, जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं, मैंने बोला था ना। देखिए यहाँ पे स्टम्बलिंग लिखा हुआ है, लड़खड़ाना, तो आज मेरे दिमाग में बहुत कोलाहल है, मुझे ऐसा लग रहा है द ट्री इज ब्रेकिंग द ट्री, ओके, द ग्लासेस इज ब्रेकिंग द ट्री और the stumbling towards into the night, रात में जो है गाछ धीरे धीरे पूरा बढ़ रहा है, और इमेजिनरी तरीके से गाछ बढ़ता हुआ, वृक्ष बढ़ता हुआ इतना दूर तक जा रहा है, जो पेन है, जो शीशा है खिड़की का, वो टूटा खड़ाक से, और उससे एक साउंड निकलता है और ट्री बाहर निकल जाता है। The trees are stumbling towards into the night, रात की ओर बढ़ता जा रहा है वृक्ष। The wind's rushes meets them, and the moon is broken like the mansion। तो ये कह रहा है glasses the breaking the tree and stumbling forward into the night। नाइट में जो चांद है उसकी ओर ट्रीज बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ तक कि ब्रेक जो है, ग्लास जो है वो उसको ब्रेक कर दिया। And stumbling towards into the night, the winds rush to meet them। हवा तेजी से उसे मिलने के लिए आती है, जैसे ब्रांचेस बाहर निकलते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो बाहर चलती हुई जो पवन है, जो हवा है, बहुत स्पीडली उससे मिलने के लिए आते हैं कि अरे चलो मिलते हैं, मेरे फ्रेंड आ गए हैं। ये सब नेचुरल एलिमेंट्स है ना, तो एक दूसरे से फ्रेंडशिप अट्रैक्शन होगा। ट्रीज वांटेड टू मीट द विंड, विंड वांटेड टू मीट द थिकेट, थिकेट वांटेड टू मीट द रॉक, रॉक वांटेड टू मीट द सॉइल। इस तरह से एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि as soon as the branches came out the window pane, the wind rushes to meet them to snuggle them। यानी कि जैसे ही ट्री के ब्रांच बाहर आते हैं मिलने के लिए उससे, तो जो विंड है वो क्या करता है, दौड़ता है उससे मिलने के लिए और उससे मिलता है।
इस मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, क्या जो मून है वो शीशे की तरह टूटा हुआ है? अब यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, लाइक ए मिरर। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इनटू द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री। ये ओक एक गाछ होता है सर, एक वृक्ष होता है, इसको ओक ट्री कहते हैं। इस तरह से बहुत लंबा सा चौड़ा सा वृक्ष है, ओक ट्री है। तो कह रहा है कि इट्स पीसेस फ्लैश ऑन द क्राउन ऑफ द ओक ट्री। फ्लैश मतलब होता है चमकना, फ्लैश करना। ब्रोकन लाइक ए मिरर, सर ये ब्रोकन लाइक ए मिरर क्यों लिख दिया आप पूछेगा ना? इसलिए क्योंकि ये देखिए चांद है, पूरा चांद अभी तो लिखा हो तो फुल मून है। जब यहाँ से ब्रांच बढ़ेगा इस तरह से, ऐसे ब्रांच बढ़ेगा, इस तरह से ब्रांच चला गया। अब ब्रांच के नीचे से मून को देखिए तो आपको क्या लग रहा है कि शीशा क्रैक कर गया, लग रहा है देखिए कि शीशा क्रैक कर गया। पीछे मून है, उसके ऊपर ओक ट्री का ब्रांच है, तो लग रहा है कि क्रैक कर गया। अब क्रैक जो कर गया तो उसके कुछ पार्ट यहाँ से, कुछ पार्ट यहाँ से, कुछ पार्ट यहाँ से, हर पार्ट फ्लैश करेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि when the branch spread, the tree spreaded its branch, the moon appears like a broken mirror। जैसे ही ब्रांच एडवांस करता है तो जो मून है वो दिखता है ब्रोकन मिरर की तरह, और उसके हर टुकड़े से लाइट जो है ओक ट्री के क्राउन पे आता है, टॉप पे आता है यहाँ पे। तो बोलता है द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। जैसे ये बाहर जाता है तो फिर मून ब्रेक कर जाता है एक मिरर की तरह। मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर एंड इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इनटू द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और उसका जो पीस है, इसका जो टुकड़ा है, ये सब फ्लैश करता है एक क्राउन पे ओक ट्री का, टॉलेस्ट ओक ट्री के क्राउन पे फ्लैश करता है ये। तो यहां तक ये कह रहा है इमेजिनरी पोएम बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच के द्वारा कंपोज ये पोएम है। इस पोएम को आप देख सकते हैं कि किस तरह से एड्रिन रिच ने इस पोएम में दिखाया है। एक इमेजिनरी आइडिया लाया है, एक एक्सपेक्टेशन है एड्रिन रिच का कि हमारा जो फॉरेस्ट हो किस तरह से फुल ऑफ ट्रीज हो जाए। हमारा जो ब्रामदा का ट्री है वो जो कि है वो ब्रांच उसके जो फुलफिल हो, फॉरेस्ट में हो, और ये हमारा एरिया मेंटेन्ड हो। और इसके लिए उसने बहुत सारे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कराया, और उसको ऐसा लग रहा था कि जो एरिया है फॉरेस्ट का वो खाली है, उस पर डायरेक्ट सनलाइट या मूनलाइट पड़ता है, वो ऐसा ना हो, उसमें बहुत सारे ट्रीज एंगेज हो, ताकि जो मूनलाइट या सनलाइट है वो फिल्टर्ड होकर उसके ऊपर आता हो, ऐसा लग रहा है उसको। इसलिए उसने ऐसे ही चीजों को इमेजिन करके डाला है। वर्ड पावर देख लीजिए ग्लॉसरी का। टू डिसएंगेज देमसेल्फ, ये लिखा है टू स्प्रेड देमसेल्फ, ये देमसेल्फ ट्री के ब्रांच के लिए यूज हुआ है। द स्ट्रेन मतलब होता है मेक एफर्ट टू मूव, कोशिशें करना आगे बढ़ने के लिए, उसको स्ट्रेन कहते हैं। बॉ मतलब ब्रांच होता है, ब्रांच थिकेट झाड़ियां, लताएं। और सफलिंग्स मैंने लिखा है, सफल मतलब होता है खिसकना, एक दूसरे के ऊपर लेयर स्क्रेट करना, सफलिंग कहलाता है। लाइकेन कहते हैं इसको, लाइकेन ये क्रसली पैची ऑफ द बुशेस ग्रोथ ऑफ ट्री ट्रंक्स, ये होता है अब एक्चुअली कजली कबक सेवाल्स वगैरह को इसको लाइकेन कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, थिंक अबाउट द पोएम, फाइंड आउट द फर्स्ट स्टैंजा, द थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट बी हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट। कह रहा है कि फाइंड आउट इन द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा में आपको ये फाइंड करना है, देखना होगा, ढूंढना होगा कि थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट बी हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट। वो तीन चीजें आपको बताना है जो कि ट्रीलेस फॉरेस्ट में नहीं हो सकता है। ट्रीलेस फॉरेस्ट का मतलब एक ऐसा जंगल जिसमें ट्री ना हो। ट्री जो होता है वो बड़े बड़े वृक्ष को बोलते हैं, छोटे छोटे वृक्ष को तो आप थिकेट बोलेंगे, झाड़ियां बोलेंगे, बुश बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे, सर्ब्स बोलेंगे, क्रीपर प्लांट्स बोलेंगे, लेकिन ट्री तो नहीं बोलेंगे ना। ट्री नहीं है, फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं, क्रीपर प्लांट हैं, पिचर प्लांट हैं, लेकिन ट्री नहीं। ट्री तो ब्रांच, हार्ड ब्रांच वाले ट्री को, वृक्ष को ट्री कहा जाता है, तो वो नहीं होगा। तो उसमें क्या क्या नहीं होगा? तो पहला, कोई सीट, कोई ब्रांच पे कोई पक्षी सीट नहीं करेगा। आप जैसे कि एड्रिन रिच ने पहला में लिखा है कि नो बर्ड विल सीट ऑन इट्स ब्रांच, कोई भी बर्ड उसके ब्रांच पे सीट नहीं करेगा। दूसरा, द सनलाइट विल स्टे द फीट डायरेक्टली, और जो सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट धरती पे आएगा, उसको वो फिल्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ब्रांच होगा ही नहीं, उसके अंदर लीव्स होंगे ही नहीं, तो सन के रेज को फिल्टर कौन करेगा?
तो दो काम तो नहीं होगा, यहाँ पे तीन चीजों को बता रहा है। और इंसेक्ट कैनॉट विल नॉट एबल टू हाइड देमसेल्फ, और जो वो होंगे जो बड़े बड़े क्रिएचर्स होंगे, इंसेक्ट होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, वो अपने अस्तित्व को पत्तियों की झाड़ियों में नहीं छुपा पाएंगे। क्योंकि एलिमेंट हमको पोएम से लेना है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप फर्स्ट स्टैंजा में जो एड्रिन रिच ने बोला है आपको वही बताना है। आप अपने मन से तो बोल नहीं सकते हैं कि एक्टिविटी नहीं होती। तो एड्रिन रिच ने 3 एक्टिविटी इन्वॉल्व किया है जो आप देख सकते हैं। पहला कह रहा है कि जो बर्ड है वो इसके सीट, इसके ब्रांच पे सीट नहीं करेंगे। दूसरा कह रहा है जो इंसेक्ट है वो अपने आप को हाइड नहीं करेंगे। और तीसरा कह रहा है जो सनलाइट है वो डायरेक्टली स्टेन करेगा, लैंड करेगा धरती पे, वो फिल्टर्ड नहीं हो पाएंगे इसके थिकेट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। दूसरा देखिए, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। बोलता है कि ये लाइनें आपके दिमाग में कौन सी तस्वीर लेके आता है। द सन इज बरी इट फिट्स इन शैडो। सन बड़ी मतलब होता है, ये देखिए ये बरी ब्यूरी कहते हैं, इसका मतलब होता है गाड़ देना, कोई चीज को डालना, कोई चीज को अंदर में डालना, गाड़ना उसको बोलते हैं। तो बोलते हैं सन बरी इट फिट इन द शैडो। शैडो में पैर अपना जमा लेता है। देखिए अगर ट्री होगा, अगर यहाँ ट्री होगा तो यहाँ पे शैडो होगा, यहाँ तो शैडो होगा। अगर ट्री नहीं होगा तो यहाँ शैडो नहीं होगा। तो सूर्य क्या करेंगे, सन अपने फीट को यहाँ पे बरी कर देंगे, गाड़ देंगे अपने पैरों को। तो इसका मतलब ये हो जाता है, इनडायरेक्ट वे में बोला जा रहा है कि इन दिस वेरी एरिया देयर विल बी नो शैडो, डायरेक्ट सनलाइट हीट ऑन द ग्राउंड। ये सब जगहों पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन एरिया नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट अपने फीट को गाड़ेंगे, वो लिखा हुआ है। ये माइंड में आपको क्रिएट होना चाहिए। व्हाट कुड द पोएट मींट बाय द सन्स फीट। अब पोएट जो है ये सन्स फीट, इसके द्वारा क्या कहना चाह रहा है। सूर्य तो ऊपर है, आकाश में है सन, तो इसका फीट कैसे यहाँ नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये सन्स फीट का मतलब सन्स फीट नहीं है, सन का एक्सट्रैक्टेड रेज है। सन का एक्सट्रैक्टेड रेज है जो डायरेक्ट धरती पे देखिए पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि धरती पर सूर्य अपना पाँव जमा रहा है। तो ये जो आप फीट देख रहे हैं ना, ये फीट देख रहे हैं ना, ये एक मेटाफर है। हम अभी आपको पोएटिक डिवाइस मेंशन करेंगे पोएम में कौन कौन सा यूज किया गया है। वो फीट नहीं है, वो एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब कि पैर नहीं बल्कि सूर्य का तरंगे, सूर्य की धारा, यानी सूर्य का रेज, वो एज ए फीट यूज किया गया है। तो वो कहा जा रहा है कि क्या मतलब होता है सन्स फीट का। तो सन्स फीट मतलब सूर्य का तरंग, सूर्य का धारा, सूर्य का सन रेज, वो धरती पे आकर सेट करेगा। इसलिए ऐसा लगता है सूर्य अपने पैरों को धरती पे गाड़ देगा। दूसरा कह रहा है वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम। कह रहा है अब ये बताओ कि पोएम में ट्री है कहाँ पे। तो इस पोएम में ट्री बरामदा के एरिया में है, एड्रिन रिच के पर्सनल रेसिडेंस पे। यहाँ पे ट्री तो फॉरेस्ट में है नहीं, तो फॉरेस्ट तो ट्रीलेस फॉरेस्ट है। यहाँ पे ट्री है एड्रिन रिच के बरामदा पे, अपने घर में। और what do their roots and their leaves and their twigs do? इसके roots, इसके twigs, इसके leaves क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है क्या कर रहे हैं। इसके roots, इसके twigs, इसके leaves try कर रहे हैं, labor hard कर रहे हैं to break the glass of the window, to go outside to the forest, to spread in open area। open area में spread करने के लिए, बाहर जाने के लिए, या अपने आप को स्प्रेड करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए ट्राई कर रहा है, एफर्ट कर रहा है वो। What does the poet compare their branches to? अपने ब्रांच को What does the poet compare to the branches to? अपने ब्रांच को किस चीज से कंपेयर कर रही है। अपने ब्रांच को वो कैसे से, एक बो से कंपेयर कर रही है। कैसे बो से कंपेयर कर रही है। कैसे बो से कंपेयर कर रही है, तो उसको एक वो ट्विंग्ड बो, ट्विंग्ड बो से कंपेयर कर रही है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून, ऑल द ब्रिंगिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, इट्स एंड, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ द चेंज।
क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एडम रिच ने 2 बार मून बोला है। एक बार फ्रेश मून बोला था, आपको याद होगा कि ऊपर के स्टैंजा नंबर 2 में उसने फ्रेश मून बोला, फुल मून बोला। दूसरा बार फिर बोला मून इज लाइक ए ब्रोकन ग्लास, ऐसा बोला। एक बार उसने उसको ब्रोकन ग्लास बोला, एक बार फुल मून बोला। क्यों? तो विदाउट ट्री जो मून है वो ब्रोकन, वो फुल मून है, क्लियर मून है विदाउट ट्री। और ट्री के साथ में जो है वो क्रैक्ड ग्लास, क्रैक्ड मिरर की तरह लगता है। तो इसीलिए कह रहा है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में और बिगिनिंग स्टैंजा में क्या क्या बोला? तो पहले उसने फुल मून बोला। फुल मून बोला बिकॉज इट हैज नो ऑब्स्ट्रक्शन, इट हैज नो ऑब्स्टेकल, इट इज द क्लियर इन द स्काई। स्काई पूरा क्लियर है, नथिंग टू डू विथ, उसमें कुछ करना ही नहीं। एंड आगे फिर क्या होता है इट्स एंड्स में और अंत में ये कैसा बोला? अंत में बोला इट इज द ब्रोकन ग्लास ऑफ मिरर। ये मिरर का ब्रोकन ग्लास है बिकॉज क्योंकि जो कैन सी आप देख सकते हैं, इट इज द ब्रोकन ग्लास ऑफ मिरर। ये टूटा हुआ ग्लास के मिरर के समान है क्योंकि ब्रांचेस उसको क्रैक कर दिया है। एंड व्हाट द ट्रीज मूव्स आउट ऑफ इट, कब जो है ट्री जाता है। व्हाट कॉजेज द चेंजेस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस चेंज का क्या कारण है। तो चेंज का कारण है ब्रांचेज ऑफ ट्री। ब्रांचेज ऑफ ट्री जो कि आ गया, इसके कारण से चेंज हो गया। हम आपको बताए थे कि मून पहले सीधा है, फिर ब्रांच ऑफ ट्री आता है तो मून को क्रैक कर देता है। क्रैक होने के कारण मून का कैपेसिटी चेंज हो गया। What happened to the house when the tree moves out of it? तो घर का क्या होता है, क्या हुआ जब उसमें से होकर के ब्रांचेस बाहर जाते हैं। आप पोएम में देखे हैं क्या लिखा हुआ है? वॉल क्रैक्ड, द विंडो पेन क्रैक्ड व्हेन एंड इट ऑलरेडी स्प्रेड टू द सीलिंग। जब ब्रांच बड़ा होता है, जब थिकेट्स बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? तो होता है कि जो वॉल है, जो पेन है, विंडो है, वो क्रैक होने लगते हैं और वो बाहर जाने लगता है। तो ये बता रहा है कि क्रैकिंग दिस वॉल्स एंड क्रैकिंग द विंडोज द ट्री गोज आउटसाइड। व्हाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर? And could it be that we are often silent about the important happenings that are so unexpected that they embrace us? Think about this very again when you are not answering the question. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पोएट ने अपने पोएम में लिखा है कि I am scaring describing the things। आप पोएम में देखिए लिखा हुआ है कि मुझे डर है इस चीज को डिस्क्राइब करने का अपने लेटर में कि किस तरह से थिकेट और बो जो है वो हमारे घर से बाहर जा रहा है। तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं करना चाह रही है? तो वो इसलिए नहीं करना चाह रही है कि एडम रिच डिड नॉट वांट टू शेयर और जनरलाइज द आइडिया विच सी एक्सपीरियंस्ड सेपरेटली। जिस चीजों को उसने सेपरेटली एक्सपीरियंस किया है उस चीजों को वो जनरलाइज नहीं करना चाह रही है, पब्लिश्ड नहीं करना चाह रही है। और वो सोच रही अगर हम करें तो ऐसा हो कि फिर ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाए। शी वांटेड टू हैव द फॉरेस्ट ओवरनाइट कवर्ड विद द जंगल। वो चाह रही कि फॉरेस्ट जो है वो ओवरनाइट जंगल से कवर्ड हो जाए। एंड आई शुड नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ द ऑब्स्टिकल एंड द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ दैट। उस रास्ते में मुझे किसी तरह का ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस नहीं लगाना है, ऐसा वो सोच रही है। इसलिए उसको लग रहा है कि हम अगर इस चीज को मेंशन करते हैं तो पर्सन्स विल हैव द कंसर्न ऑन इट, तो लोग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। इट माइट पॉसिबल द ग्रोथ ऑफ द ट्री वुड हैव बीन स्टॉप्ड। हो सकता है कि इसके कारण से जो ट्री का ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाए, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या कोई बहुत तरह का हिंड्रेंसेस हो जाए, इसके कारण से ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाए। इसलिए इन सब चीजों को वो जनरलाइज नहीं करना चाह रही है। वो नहीं चाहती कि ये सब चीजें जनरलाइज हो जाए। तो टू स्टॉप, टू नॉट हैव एनीथिंग जनरलाइज, शी वांटेड टू स्टॉप द थिंग, शी वांटेड टू एक्सपीरियंस सेपरेटली सॉल्व। तो ये क्वेश्चंस आंसर थे। एंड माय चैप्टर ऑफ ट्री हैज ऑलरेडी बीन completed friends. Just I am going to write some answer of the question, additional answer of question, and the theme of the poem and the summary of the poem also. And I think that is already completed to you. And
Okay then friends, now I'm going to off the class for today. In the next video, we'll meet with the new things, new ideology. Until then, goodbye. Have a nice day.